आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 4 को। इग्रिस जो कि जिन्वू के कमांडर्स में से एक है, दरअसल वो शुरू में जिन्वू को खत्म कर देना चाहता था क्योंकि वो ऐशबॉर्न के अलावा किसी को भी अपना लीग नहीं मानना चाहता था। तो कैसे उसने जिन्वू को अपना किंग माना और आखिर क्यों जिन्वू इतने पावरफुल कमांडर को हरा पाया? आज की इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह पृथ्वी को खत्म करने के लिए बाहर की दुनिया से आए टाइटन्स का सामना अकेले ही जिन्वू करता है। इसके अलावा जिन्वू लगभग 30 सालों बाद चाहे से मिलता है और अंत में आपने देखा था कि किस तरह चाहे इन चालाकी से जिन्वू को रेस में हरा देती है और जिन्वू उसे सारी सच्चाई बता देता है और फाइनली दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम आराम की दुनिया देखते हैं जहां शैडो सोल्जर्स के बड़े बड़े कैसल हैं। दरअसल ये शैडो वर्ल्ड है जहां जिन्वू के लगभग 10 लाख शैडो सोल्जर्स साथ में रहते हैं। यहाँ के एक कैसल के सामने हम उड़ते हुए ड्रैगन को देखते हैं जो टस्क को हेलो करता है। पीछे खड़ा ऑर्क टस्क को गुड मॉर्निंग जनरल बोलता है। तब टस्क बोलता है कि गुड मॉर्निंग तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन शैडो की दुनिया में दिन और रात नहीं होती है। तभी वहाँ बेरू आता है। बेरू को देखकर टस्क बोलता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने जरूर पूरा किया होगा। तब बेरू उसे एक हुडी निकालकर दिखाता है और बोलता है कि ये कैसा है। उसे देखकर टस्क बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने बेरू को यही काम दिया था कि वो उसे किंग की तरह हुडी ला कर दे, क्योंकि टस्क भी अपने किंग की तरह दिखना चाहता था। वो बेरू से बोलता है कि मुझे तुम्हें इसके बदले में क्या देना चाहिए। तब बेरू बोलता है कि मैं आपकी विश को इग्नोर कैसे कर सकता था, आप इससे सेटिस्फाइड हो, मेरे लिए यही काफी है। टस्क तुरंत उस हुडी को पहन लेता है और बोलता है कि मुझे ये रोब बहुत ज्यादा पसंद है, इतना कि मुझे लग रहा है कि सभी मैजिक सोल्जर्स को इस रोब को पहनने की ड्यूटी लगा देनी चाहिए। तभी बेरू बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उस ऑर्ब को हाथ में लेकर चलना तुम पर जच नहीं रहा है। ये कैसा रहेगा कि तुम एक स्टाफ में इस ऑर्ब को बदल दो। तब टस्क बोलता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद टस्क बगल में खड़े ड्वार्फ से बोलता है कि दाढ़ी वाले बूढ़े, तुम एक अच्छे आर्टिजन हो तो तुम ही इस ऑर्ब के लिए स्टाफ बनाओगे। वो ड्वार्फ बोलता है कि इस काम को मुझ पर छोड़ दीजिए। ये है आराम की दुनिया जो अनंत है, जहाँ 10 लाख सोल्जर्स एक साथ रहते हैं, इसीलिए हर कोई एक दूसरे की हेल्प करके यहाँ रहते हैं। यहाँ कई रीजन हैं, जैसे इस रीजन में बेलियन के सोल्जर्स ट्रेनिंग करते हैं। ये रीजन डीमन कासल एरिया है। ये प्लेयर एडवांसमेंट एरिया है। ये इलाका दाढ़ी वाले कई ड्वार्फ का है जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये ऐशबॉर्न का बैटल जोन है, यहाँ माइंस का काम होता है। और ये एंट सोल्जर्स की कॉलोनी है। ये मैजिक ट्रेनिंग जोन है। ये रेस्टिंग जोन है और ये है कमर्शियल जोन। सभी शैडो सोल्जर्स अपने किंग के माइंड के साथ जुड़े होते हैं और जैसे जैसे किंग पावरफुल होता जाता है, सोल्जर्स भी अपने किंग के मन की तरह दिखने लगते हैं। जैसे कि जो सोल्जर्स जो हमेशा वॉर और डिस्ट्रक्शन चाहते थे, वो एक ह्यूमन की तरह सोचने लगे हैं। जैसे लोगों के कई इमोशंस होते हैं, वैसे ही सोल्जर्स के लिए अपने खाली दिलों को नई चीजों से भरना एक नया एक्सपीरियंस था। जैसे कुछ सोल्जर्स जो कि जायंट्स को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, सोल्जर्स जो इग्रिस की क्लास में सो रहे हैं, सोल्जर्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सोल्जर्स जो बातें कर रहे हैं, और वो भी सोल्जर्स जिसने एक दूसरे का गला पकड़ा है और चिल्ला रहे हैं। टस्क सोचता है कि मैं अपने किंग को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी दुनिया में बुलाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दाढ़ी वाला ड्वार्फ टस्क के ऑर्ब के लिए स्टाफ तैयार करके उसके पास लाता है। ये स्टाफ टस्क को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसकी स्टाफ उसके रोब के साथ जच रही थी। वो ड्वार्फ की तारीफ करते हुए बोलता है कि बुढ़े तुम में अच्छा फैशन सेंस है। तभी वहाँ कुछ मैजिकल सोल्जर्स आते हैं। टस्क उनसे पूछता है कि तुम सब कौन हो। वो सोल्जर्स बताते हैं कि ग्रैंड मार्शल बेलियन ने हमें यहाँ आने के लिए बोला था। टस्क सोचता है कि तो नए सोल्जर्स में मैजिक सोल्जर्स भी थे। वो सोचता है कि एक मैजिक सोल्जर के रूप में इनका साइज किसी काम का नहीं है, लेकिन क्या मुझे ये बात इनसे बोलनी चाहिए? टस्क अपनी स्टाफ और हुडी के साथ फुल कॉन्फिडेंस में था। इसके बाद वो उन सोल्जर्स से बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या हासिल किया है जब हमारे ग्रेट किंग ने ड्रैगन किंग के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी, और हर उस अचीवमेंट को जो मैंने डिमेंशन रिफ्ट्स में हासिल किया था। इससे पहले कि टस्क उन्हें अपनी अचीवमेंट सुना पाता, वहाँ इग्रिस आ जाता है और बोलता है कि तुम सब इधर उधर क्यों भटक रहे हो। तब टस्क पीछे मुड़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि किसने यह कहने की हिम्मत की कि मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, जबकि मैं अपने किंग की तरह दिखने वाले रोब का फैशन दिखा रहा हूँ। आखिर किसने मुझसे ये कहने की हिम्मत की? लेकिन जैसे ही टस्क पीछे इग्रिस को देखता है, उसके पसीने आ जाते हैं और वो तुरंत इग्रिस को आई लव यू कमांडर बोलता है। इसके बाद इग्रिस बोलता है कि मैं हमेशा आपकी वफादारी को थैंक्स करता हूँ। टस्क पूछता है कि आप मुझे ढूंढने यहाँ किस लिए आए हैं। तब इग्रिस बोलता है कि ये जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जनरल रैंक के ऊपर के सभी सोल्जर्स को हमारे किंग के लिए चीयर करना चाहिए? इसके बाद इग्रिस और टस्क और कुछ सोल्जर्स जिन्वू और चाहे को देखने लगते हैं। जब जिन्वू इस टाइमलाइन में पहली बार चाहे से पेड़ के नीचे मिला था, उन्हें देखकर टस्क खुश होकर बोलता है कि फाइनली हमारे किंग लेडी चाहे से
मिल ही गए और इग्रिस हाँ बोलता है, जिसके बाद वहां खड़े सभी शैडो सोल्जर्स अपने किंग के लिए चीयर करने लगते हैं, जबकि टस्क खुशी से रोने लगता है। इसके बाद जिन्वू को देखकर इग्रिस अपनी सभी पुरानी बातें याद करने लगता है, ऐसी यादें जो अब तक हमें नहीं दिखाई गईं। और यहाँ से हम इग्रिस की जर्नी को देखने वाले हैं। इग्रिस सोचने लगता है कि वो जगह जहाँ मैं उनसे पहली बार मिला था वो शैडो मोनार्क की पावर्स से बना एक स्ट्रेंज डिमेंशन था। जब मेरे पहले किंग ऐशबॉर्न ने उसे देखने की इच्छा की थी तब वो एक इंसान था जो उनका वेसल बनने के लायक था, और मैं उसी समय समझ गया था कि ये मेरे लीग का आखिरी कमांड है। और उस वक्त मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अब मेरे लीग से मुझे दूर जाना पड़ेगा। और मेरे लीग जो रूलर्स को माफ करने के बाद वॉर से अपना इंटरेस्ट खो चुके थे, उनके पास कोई जरूर रीजन होगा कि वो एक आम इंसान में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और जब मेरे लीग ने उस इंसान को परखने का ऑर्डर दिया तब मैंने उनका ऑर्डर मान लिया। मैंने उनके इरादे को नहीं पूछा, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। और फिर मैं अकेले उस अजीब डिमेंशन में खड़ा था उनकी क्वालिफिकेशंस का टेस्ट लेने के लिए। इग्रिस जब इस डिमेंशन में खड़ा था वो सोच रहा था कि क्या इस दुनिया के लोग इस तरह के डिमेंशन को डंजन कहते हैं। मैं अब अपने उसी रूप में आ चुका हूँ जो मेरे लीग से मिलने से पहले था। आर्किटेक्ट ने लीग की पावर्स का यूज करके इस स्टेज को बेहतर कर दिया है। इग्रिस अब जाकर यहाँ के थ्रोन में बैठ जाता है और सोचता है कि मैं गेट के उस पार उनकी मौजूदगी को फील कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं आपका यहाँ वेट कर रहा हूँ। इग्रिस थ्रोन में कुछ इस तरह बैठे हुए जिन्वू का वेट कर रहा था। तभी वो सोचता है कि इस तरह बैठना क्या ये मुझे ज्यादा घमंडी नहीं बना देता, क्या ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगता। और जो इंसान टेस्ट के लिए यहाँ आ रहा है उसमें लीग की कॉन्शियसनेस डाल दी गई है, तो ये कितना अजीब होगा कि मैं लीग के सामने थ्रोन पर बैठा हुआ दिख रहा हूँ। इग्रिस हड़बड़ी में सोचने लगता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए, जिसके बाद वो थ्रोन के एक साइड में खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू गेट को खोलते हुए थ्रोन वाले रूम में आता है। वहाँ साइड में खड़ा इग्रिस सोचता है कि तो ये वही इंसान है जिसे लीग ने चुना है। भले ही यह मिशन मुझे सौंपा गया लास्ट मिशन ना हो, फिर भी इस लड़ाई में लापरवाही करने का मेरे मन में कोई ख्याल नहीं था, और अगर ये इंसान कमजोर निकला तो ये मेरे हाथों मरेगा। इग्रिस अपनी सोर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि अब मैं उनका टेस्ट लूंगा कि क्या वो इस थ्रोन के लायक हैं या नहीं। इसके बाद उनके साथ मेरी फाइट शुरू हो गई, लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मेरे मरने के पहले मेरे पास जो पावर्स थी उससे भी सामना करने के लिए उनके पास ना तो कोई टैलेंट था और ना ही कोई एबिलिटी। वो सिर्फ मेरी सोर्ड से बचने में लगा हुआ था। जिन्वू को इस तरह देखकर इग्रिस सोचता है कि क्या वो मुझे अपने मजबूत हाथों से हराने की प्लानिंग कर रहा है। एक इंसान के लिए ये एक बहादुरी है। मुझे उनका जोश भरा ये नजारा पसंद आया था, लेकिन क्या उनके पास मुझसे बराबरी करने की स्किल्स है। फाइट करते हुए इग्रिस सोचता है कि चाहे उनकी बॉडी अभी तक लीग के लायक ना हो, फिर भी मैं उनकी इच्छा को सम्मान दूंगा। वो जिन्वू को हारते हुए देखकर यही सोचता रहता है कि कितना डिसअपॉइंटिंग है। आखिर इस कमजोर इंसान में लीग का वेसल बनने की क्वालिफिकेशंस कैसे हो सकती है। इग्रिस अटैक करते हुए यही सोच रहा था कि हार मान लो इंसान। और जब जिन्वू घायल होकर थ्रोन में बैठता है तब इग्रिस सोचता है कि तुम्हारी वो पोजीशन नहीं है, मैं अब इसकी गर्दन काट दूंगा। वो सोचता है कि मुझे पहली और आखिरी बार अपने लीग के फेलियर होने से राहत मिली, क्योंकि अगर ये क्वालिफिकेशन के लायक नहीं है तो मेरे किंग थोड़ा और टाइम मेरे लीग बनकर रहेंगे। जैसे ही इग्रिस जिन्वू को खत्म करने वाला था वो इग्रिस की सोर्ड पकड़ लेता है। यहाँ इग्रिस उसके सोर्ड रोकने पर नहीं बल्कि ये देखकर हैरान था कि उसने इस सिचुएशन में भी अपनी जान के लिए हार नहीं मानी। इसके बाद जिन्वू अपना डैगर इग्रिस की एक आंख में घुसा देता है। ये देखकर इग्रिस सोचता है कि मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान से हार जाऊंगा जो मुझसे बहुत वीक है। इग्रिस समझ जाता है कि उसकी नजरें एक पल के लिए मेरे लीग की तरह थी। इग्रिस सोचता है कि मेरी और उसकी पावर्स में बहुत फर्क था। ये उसकी क्वालिफिकेशंस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट हुआ था। उसकी पावर्स मुझसे बहुत कम थी, फिर भी मैं उससे हार गया। क्या वो मेरी लापरवाही थी या फिर उसकी कभी ना हार मानने का चमत्कार। और आखिरकार इस तरह मैं उनसे हार गया। और जब इग्रिस शैडो सोल्जर के रूप में जिन्वू के साथ फाइट करता था तब जिन्वू इग्रिस की हमेशा तारीफ करता था। इग्रिस सोचता है कि उन्होंने मुझे पाला था, और जब उन्होंने मुझसे बोला कि जब आपका ग्रेड बढ़ेगा तब हम बातें कर सकेंगे, तब मैंने उनके इस दयालु व्यवहार के लिए शुक्रिया फील किया। मेरे लिए वो मेरे मास्टर, एक दोस्त और एक साथी थे। मैंने उनके साथ कई लड़ाइयां लड़ी जिससे मेरी लॉयल्टी उनके लिए गहरी होती गई, और धीरे धीरे मैंने अपने नए लीग को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उन्हें अपना लीग मानकर सारी शिकायतें खत्म कर ली। उनकी आर्मी बाद में कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई जब उन्होंने ओरिजिनल शैडो आर्मी को शामिल कर लिया, और यहाँ बेलियन जो मेरे पुराने साथी थे वो भी शामिल हो गए। लेकिन हमारे दोबारा मिलने की खुशी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि ड्रैगन किंग पृथ्वी पर आने वाला था। एक बार जब बेरू किंग के लिए आइलैंड में कासल बना रहा था तब बेलियन एक फ्लैग लेकर आता है और बोलता है कि अगर हम इसे कैसल के ऊपर लगा दें तो क्या ये किंग को पसंद आएगा। तब इग्रिस बोलता है कि तुम सच में इसे लगाना चाहते हो। तभी वहाँ बेरू आकर बोलता है कि क्या ये हमारे लीग के लिए एक फ्लैग है। यहाँ पर इग्रिस को बेरू और बेलियन की फाइट याद आती है और वो सोचता है कि जब बेलियन ने बेरू की पिटाई की थी वो सीन काफी मजेदार था।
इसके बाद इग्रिस जिन्वू के उस पल के मजेदार रिएक्शन को सोचने लगता है जब जिन्वू ने कैसल और फ्लैग को देखकर बेरू और बेलियन दोनों को डांटते हुए उन्हें अपना सिर जमीन पर रखने के लिए बोला था। इसके बाद इग्रिस सोचता है कि जल्द ही हमारे डिटर्मिनेशन को मोनार्क्स के खिलाफ बैटल में यूज किया गया था। हमारे किंग धीरे धीरे बैटल में स्किलफुल होने लगे और हम भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। कप ऑफ रीइंकार्नेशन के 7 टाइम वापस लौटने के बाद भी लड़ाइयां जारी रहीं और इस तरह लगभग 30 सालों में हमने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, जिसके बाद केवल ड्रैगन किंग की आर्मी बची थी। और जब शैडो आर्मी का सामना ड्रैगन किंग से हुआ तब ड्रैगन किंग इग्रिस से बोलता है कि इग्रिस, तुम पहले शैडो आर्मी के विंग हुआ करते थे, लेकिन तुम अब उस मोनार्क के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो जो कभी इंसान हुआ करता था। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। इस पर इग्रिस सोचता है कि उसने सही कहा था, लेकिन मैं उन्हें भूल गया था क्योंकि मेरे नए मास्टर के साथ मेरा टाइम इतना इज्जतदार था कि मैं अपने पुराने मास्टर को भूल गया था। इग्रिस सोचता है कि पता नहीं कब ऐसा हुआ कि मेरे पहले मास्टर मेरे दिमाग से गायब होने लगे। ग्रीड और आयरन जो इस टाइमलाइन में सब भूल गए और आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अब भी मेरे लीग के पास हूँ। मेरी फीलिंग्स मेरे नए लीग के लिए जुड़ गई हैं। मैं एक नाइट हूँ और मेरे लीग का सोर्ड हूँ, विंग्स में से एक जिसने शैडो आर्मी को लीड किया। इसके बाद जब एक बार जिन्वू के साथ इग्रिस पढ़ रहा था तब इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1 नहीं 2 है। इसके लिए जिन्वू उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनकर इग्रिस सोचता है कि आपकी हेल्प कौन करेगा मुझे छोड़कर। ग्रैंड मार्शल बेलियन जो सिर्फ माउंटेन जैसा है या फिर कमांडर बेरू जो सिर्फ एक कीड़ा है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सिर्फ मैं ही वो टैलेंटेड आपका सर्वेंट हूँ जो नाइट एकेडमी से टॉप स्कोर से ग्रेजुएट हुआ है। इग्रिस मन ही मन खुश होते हुए फिर से पूछता है कि मैं आपकी और क्या हेल्प करूं मेरे लीग। तभी जिन्वू बोलता है कि लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ 1 है। तब इग्रिस सोचता है कि क्या 2 आंसर होने पर आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इग्रिस तुरंत पन्ने पलटने लगता है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो सोचता है कि ऐसा लगता है मेरे डिसिप्लिन में अभी भी कुछ कमी है। मैं मेरे लीग के लिए और ज्यादा कोशिश करूंगा। मैं मेरे लीग का नाइट और सोर्ड हूँ। मेरे लीग का बैटलफील्ड मेरा भी बैटलफील्ड है। और अंत में इग्रिस सोचता है कि जब भी मेरे लीग न्यू बैटलफील्ड में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है ये शानदार जिंदगी थोड़ी और देर के लिए जारी रहेगी। और अब यहाँ पर इग्रिस की यादें खत्म होती हैं। इसके बाद हम तब का सीन देखते हैं जब जिन्वू ने दुनिया को 10 साल पीछे किया था और जब वो इस टाइमलाइन में उठता है तब वो अपनी माँ, बहन और डैड को देखता है। उनसे बातें करने के बाद जब वो वहाँ से जाता है तब जिन्वू के डैड न्यूज़पेपर के पीछे अपना मुंह छिपाकर रोने लगते हैं क्योंकि संग इल्हान को पिछली टाइमलाइन की सभी बातें याद थी और वो अच्छी तरह से जानता था कि जिन्वू ने इस दुनिया को बचाने और मोनार्क से अकेले फाइट करने के लिए समय को पीछे किया है। इसीलिए इल्हान भी रूलर के वेसल से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वेसल उन्हें बताता है कि शैडो मोनार्क ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। वेसल पूछता है कि आप उनसे क्यों छिपा रहे हैं कि आपको सब याद है। इल्हान उसे बताता है क्योंकि वो यही चाहता है कि मुझे कुछ याद ना रहे। इसके बाद रूलर का वेसल बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो रूलर्स इसमें अब और शामिल नहीं होंगे और इस दुनिया में ये मेरा अंत होगा। वो बोलता है कि रूलर्स शैडो मोनार्क जिन्वू और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा क्या मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकता हूँ? तब इल्हान उससे बोलता है कि तुम मेरी पिछली यादों को मिटा दो। मुझे कुछ याद नहीं है। इस बात का नाटक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा बेटा बहुत जल्द समझ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। मैं एक नॉर्मल पिता बनना चाहता हूँ जिसे अपने बेटे की चिंता है क्योंकि मेरे लिए जिन्वू सिर्फ शैडो मोनार्क नहीं बल्कि वो मेरा प्यारा बेटा है। जिसके बाद रूलर का वेसल इल्हान की पिछले टाइमलाइन की सारी यादें मिटा देता है। इसके बाद हम एक दूसरे रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ स्टूडेंट्स वेलकम पार्टी कर रहे थे। यहीं पर हम इस टाइमलाइन में पहली बार जिन्हों को देखते हैं जिसे ये रेस्टोरेंट जाना पहचाना लग रहा था, जिन्हों सीनियर्स के सामने अजीब फील कर रहा था। तभी वहाँ जिन्वू आता है और उसे देखकर तुरंत सारे सीनियर्स निकल लेते हैं और वो जिन्हों के पास आकर बैठता है। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम मेरा नाम ले सकते हो। उसका नाम लेते हुए जिन्हों सोचता है कि इसे इस तरह से बुलाना इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे मेरा नाम कैसे पता। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम जिन्वू को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। उसी रोड में जिन्वू के सामने से लीजू ही निकलती है। जिन्वू को देखते ही वो उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं, लेकिन जिन्वू उससे नहीं बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। लीजू ही पिछली टाइमलाइन में एक बी रैंक हीलर हंटर थी जो जिन्वू की सबसे पुरानी दोस्तों में से एक है और वो जिन्वू को पसंद करती थी। आपको याद होगा डबल डंजन के पहले इंसिडेंट में जूही भी जिन्वू के साथ गई हुई थी। अब यहाँ जिन्वू के नहीं बोलने पर जूही सोचने लगती है कि मैंने एक अजनबी से बात क्यों की। जूही हैरान थी कि वो सोच रहा होगा कि मैं उसे लाइन मार रही हूँ और दोनों ही अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर का सीन देखते हैं। एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में आता है जहाँ सिक्योरिटी एजेंट्स लगे हुए थे और इस रूम में गोगन ही एडमिट था। डॉक्टर के अंदर आते ही गोगन ही उससे उठने के लिए हेल्प मांगता है। जैसे ही डॉक्टर उसे उठाता है वो बगल में रखी एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल देखकर पूछता है कि आखिर ये क्या है चेयरमैन। जिन्वू हॉस्पिटल में गोगन ही को एलिक्सिर ऑफ लाइफ
देने के लिए ही आया था। इसके बाद गोगन ही डॉक्टर को बताता है कि एक जवान लड़का यहाँ आया था और ये बॉटल देकर चला गया। डॉक्टर बोलता है कि सिक्योरिटी एजेंट्स इस रूम के बाहर ही हैं, पर वो यहाँ बॉटल देकर चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। गोगन ही उसे बताता है कि जो उस जवान लड़के ने मुझसे कहा उस बात पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। उसने कहा कि दूसरी टाइमलाइन में मैंने उसके साथ मिलकर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई लड़ी थी और उस बात के लिए वो मुझे यहाँ इनाम देने के लिए आया था और फिर वो एकदम से गायब हो गया। और उसने बोला था कि इस बॉटल के अंदर जो कुछ है अगर मैं उसे पी लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर गोगन ही से वो पीने के लिए मना करता है। तब गोगन ही बोलता है कि मैं अब थक गया हूँ। वो डॉक्टर से एक सवाल पूछता है कि अगर मैं इसे नहीं पीता तो मैं कब तक जिंदा रहूंगा। इस पर डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद गोगन ही एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल खोलकर पी लेता है और आराम करने लगता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है उसे साफ आसमान दिखाई देता है। गोगन ही अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे अब अच्छा फील हो रहा था। वो खुद पर सूरज की गर्म रोशनी फील करता है। काफी साल अब बीत जाते हैं। जिन्वू अब क्राइम डिटेक्टिव बन चुका था। इसके बाद हम सियोल के पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां एक न्यू इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ली आता है। ली सोचता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि सेंट्रल पुलिस वायलेंट क्राइम डिपार्टमेंट में एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसे लोग गोस्ट कहते हैं, क्योंकि वो अपने केस के साथ दूसरे डिटेक्टिव के मुश्किल केस भी सॉल्व कर देता है। उसके क्रिमिनल को पकड़ने का चांस 200% रहता है। उसके लिए खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ना जैसे बच्चों का खेल हो। ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक ऑफिसर उससे पूछता है कि तो तुम वो नए बंदे हो। वो हाँ बोलते हुए बताता है कि डिपार्टमेंट चीफ ने मुझे बताया कि मैं मिस्टर संग के साथ काम करूंगा। तब ऑफिसर बोलता है कि अच्छा तो तुम गोस्ट के साथ काम करने वाले हो। ये सुनकर ली को पसीने आ जाते हैं और तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या ये नया बंदा है। वो बताता है कि हाँ, इसका नाम ली है। जिसके बाद जिन्वू उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ली पूछता है कि सर हम कहाँ जा रहे हैं। जिन्वू उसे बताता है कि हम बुरे लोगों को पकड़ने जा रहे हैं जिसके लिए हम पुलिस ऑफिसर बने हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन्वू के साथ काम करते करते ली का हाल कुछ ऐसा हो चुका था। तभी स्टेशन में जिन्वू एक लेडी को बहस करते हुए देखता है जो ऑफिसर से बोल रही थी कि वो ऐसी नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी जिन्वू वहां जाकर रिपोर्ट चेक करता है जिसमें वो देखता है कि एक लड़की बाथ टब में मरी हुई मिली, जिसकी मौत का कारण एक बड़ी चोट और खून का बहना था। जिस चाकू से हाथ काटा गया था वो बाथरूम में मिला और कमरे में किसी और के फिंगरप्रिंट का भी कोई निशान नहीं था। मरने वाली लड़की काफी हंसमुख थी लेकिन अंदर से डिप्रेशन में थी। रिपोर्ट देखने के बाद जिन्वू उनसे बोलता है कि सब क्लियर है लेकिन मैं एक बार खुद जाकर सब कुछ देखना चाहता हूँ। इसके बाद जिन्वू उसी क्राइम सीन वाले घर में जाता है जहाँ केस वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया था। जिन्वू घर में आने के बाद बाथटब के पास आता है जहाँ उस लड़की के खून के निशान थे। जिन्वू ब्लड की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचता है कि पहले मुझे शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेड बॉडी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ खून की एक बूंद ही काफी है। इसके बाद जिन्वू अराइज बोलता है और मरने वाली लड़की की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्वू उससे बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जिंदगी और मौत से आगे बढ़ चुकी हो। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया, जिसके बाद वो लड़की उसे सब बता देती है। इसके बाद जिन्वू उस लड़की के डैड के घर जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के केस के बारे में कुछ पता चला है। वो दरवाजा खोलते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई है। जिन्वू बोलता है कि सब कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। इसके बाद वो जिन्वू को अपने साथ बुलाता है और उसे सब बताता है कि वो उसकी असली बेटी नहीं थी, फिर भी वो उससे कितना प्यार करता था, और वो आंसू बहाकर रोने लगता है। जिसके बाद जिन्वू उसे उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये उन सब क्रूएल्टी का प्रूफ था जो उसने अपनी बेटी के साथ किए थे, इसीलिए वो इस जगह से दूर चली गई थी। फिर भी उसके डैड उसे मैसेज करते रहते थे और इसीलिए इन सब से तंग आकर अंत में उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो, पुलिस बुलाकर मुझे पकड़ा दो। तब जिन्वू बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि तुम अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करके खुद को पुलिस के हवाले कर दो, और दूसरा ऑप्शन अगर तुम अपने क्राइम को कबूल नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो जिन्वू से पूछता है कि कितनी कीमत, जिसके बाद जिन्वू उसे बोलता है कि अभी तुम जिस दुनिया में हो वो दुनिया मैंने बनाई है, जो कि बाहर की दुनिया की तरह दिखती है। ये मौत की दुनिया है और आज से तू इस जगह में बंदी बनकर रहेगा। तभी जिन्वू उसके सामने उसकी बेटी को समन करता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसे ये सब सपना लग रहा था। वो पूछता है कि ये सब क्या है। तभी शैडो सोल्जर उस क्रिमिनल को बहुत ज्यादा बुरी तरह खत्म कर देते हैं और वो लड़की जिन्वू को थैंक्स मोनार्क बोलती है। जिन्वू बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है। वो लड़की बोलती है कि ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या आप मेरी एक और हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद जिन्वू पुलिस स्टेशन में आता है और केस करने वाली लड़की को एक बॉक्स देते हुए बोलता है कि मुझे जिन ने आपको ये देने के लिए बोला है, इस लेटर में तुम्हारा नाम लिखा है, मुझे लगता है कि वो ये तुम्हें देना चाहती थी। इसके बाद वो जिन्वू को थैंक यू बोलती है। जिन्वू सैड होते हुए सोचता है कि सिर्फ 1 घंटे पहले उसने अपना हाथ काटा था। अगर उसे उसके डैड का मैसेज नहीं मिला होता तो दोनों साथ में बर्थडे मना रहे होते। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। एक रेस्टोरेंट में हम जिन्हो और जिन्वू को देखते हैं, जहाँ जिन्हो बताता है कि मैं जिन्हा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। वो रिंग दिखाते हुए पूछता है कि क्या जिन्हा इसे पसंद करेगी। वह बताता है कि इसके अलावा मैं उसके लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, लेकिन जिन्वू उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब चीजें देने की जरूरत नहीं है। तुम एक महान इंसान हो और तुम
तुम्हें ऐसे ही रहना है। यह सुनकर जिन्हो इतना खुश हो जाता है कि वो रोने लगता है और जिन्वू को गले लगा लेता है। इसके बाद हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो शाम को वापस आता है। जिन्वू के आते ही जिन्वू का लड़का उसकी तरफ जाने लगता है जिसे चाहे ने गोद में पकड़ा हुआ था। दरअसल चाहे और जिन्वू की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी हो चुका है जिसका नाम सूहो संग है। जिन्वू जैसे ही सूहो को अपनी गोद में लेता है वो देखता है कि इग्रिस और बेलियन आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ बेलियन बोलता है कि हमें छोटे लॉर्ड को तलवारबाजी सिखानी चाहिए, लेकिन इग्रिस का मानना था कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। इग्रिस बोलता है कि इस दुनिया में तुम्हारे ग्रेड ही तुम्हारी स्किल है। तब जिन्वू बोलता है कि तलवारबाजी और पढ़ाई दोनों जरूरी है, लेकिन तुम इसे अपना पहला कदम तो उठाने दो। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू को जिनचुल अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बताता है गोगनही अब एक गंभीर स्थिति में है। जिसके बाद जिन्वू एक बार फिर गोगनही को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे ही जिन्वू उसके सामने आता है गोगनही अपनी आंखें खोलता है। जिन्वू उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है, जिसके बाद गोगनही बोलता है कि तुम फिर से आ गए यंग मैन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैं काफी समय से तुम्हारी तलाश कर रहा था। जिन्वू उसे ठीक करने के लिए फिर से एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है, लेकिन गोगनही बोलता है मैंने एक लंबा जीवन जिया है और तुम्हारी दवाई की वजह से इन 10 सालों में मैंने वो सब कर लिया जो मुझे करना था। यही मेरे लिए काफी है। मैं सचमुच में तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि एक ऐसी दुनिया थी जहाँ मैं तुम्हारे साथ लड़ता था, तो क्या तुम प्लीज मुझे वो दुनिया दिखा सकते हो? मुझे दिखाओ कि मैं उस समय कैसा दिखता था और तुम कैसे दिखते थे। तब जिन्वू बोलता है कि ये सब वो यादें हो सकती हैं जिन्हें तुम याद नहीं करना चाहते। तब गोगनही बोलता है कि मैं बस उन यादों को फिर से खोजना चाहता हूँ जो मैंने खो दी है। जिसके बाद जिन्वू गोगनही की बात मान जाता है और उसका हाथ पकड़कर पिछली टाइमलाइन की सारी यादें उसे दिखा देता है और शुरू से लेकर अंत तक गोगनही को सारी बातें याद आ जाती हैं। और ये सब देखने के बाद गोगनही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने मरते टाइम गोगनही बोलता है कि एक बार फिर से मैं उसी तरह तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसे यंग हीरो के साथ। इस सूरज की रोशनी की गर्मी में मैं भले ही ठंडी लाश बन जाऊं, लेकिन ये सम्मान मेरी यादों में रहेगा हमेशा के लिए। और यहीं पर रोते हुए गोगनही की डेथ हो जाती है और ये देखकर जिन्वू काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो उनके आंसू पोंछते हुए बोलता है कि इनकी आत्मा को शांति मिले। आप जिन्होंने अनेक लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, आप भी एक हीरो हैं। इसके बाद जिन्वू वहाँ से बाहर निकलता है और तभी चाहे का कॉल आता है। उसकी आवाज सुनकर जिन्वू बोलता है कि क्या हुआ सूहो के साथ। चाहे घबराते हुए उसे बताती है कि सूहो उड़ रहा है और वो घर के चारों तरफ घूम रहा है। और ये देखकर बेलियन और इग्रिस खुद हैरान थे। जिन्वू सोचता है कि हर एक चीज की शुरुआत और उसका अंत होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है जो अंत से शुरू होती है। इसके बाद जिन्वू चाहे को बताता है कि हनी आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अंत में हम चाहे को देखते हैं जो रोते हुए घर की सफाई कर रही थी। सूहो अभी भी उड़ रहा था। उसे देखकर बेलियन बोलता है कि छोटे लॉर्ड उड़ सकते हैं, उसे लड़ना सिखाना चाहिए। इस पर इग्रिस बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके उड़ने का मतलब है कि वो बड़े होने पर एक अच्छे पायलट बनेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।